गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने उत्तराखंड के जो स्टैटिक जीके है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड की जो भूमि शब्दावलियां हैं उनसे संबंधित शब्दों का जिक्र करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपका है लास्ट में हम उत्तराखंड में जो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं इनको भी देखेंगे। और इस प्रकार की शब्दावलियां जो है आपके पेपर में आती हैं, खासकर जो बड़े पेपर आपके होते हैं, आरओ मेंस टाइप के पेपर हो गए जिसमें जीएस का वेटेज ज्यादा रहता है, वहां पर ये प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी से जो है अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और यूकेएसएससी तो खासकर इन प्रश्नों को पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपका है गूंठ तथा सदावर्त। गूंठ तथा सदावर्त। गूंठ तथा सदावर्त आपने बहुत बार एग्जाम में देखा भी होगा, इससे आया हुआ प्रश्न आपको ये मालूम भी होगा। मध्यकाल में राजा द्वारा दिए गए अनुदान थे। इन अनुदानों के लिए कुछ गांव या कोई भूखंड निश्चित किए जाते थे और उससे प्राप्त आय को राज्य के मंदिरों की देखभाल में व्यय किया जाता था। ठीक है, यानी ऐसे भूखंड जिनको जिनसे प्राप्त आय का उपयोग जो है मंदिरों की देखरेख में किया जाता था, तो इसका नाम आपका होता था गूंठ या सदावर्त। पिछले साल एलटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि गोरखा शासकों द्वारा किन मंदिरों के लिए सदावर्त या गूंठ दिया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि वो गोरखा सेना नायक या शासक कौन थे जिन्होंने जो है मंदिरों के लिए गूंठ या सदावर्त दिए थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है केसरे हिंद या केसरे हिंदी भूमि। इसे साधारण भाषा में देखिए खालसा भूमि भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपको पता होगा केसरी हिंदी किसको कहते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ और है, इसका नाम है खालसा। ठीक, तो इसे खालसा भी कहा जाता है या सरकारी भूमि भी कहा जा सकता है। ठीक, ऐसी भूमि जिस पर लोगों ने कभी कृषि न की हो या लोगों ने दीर्घकाल से उस पर कोई कृषि गतिविधि न की हो, तो उसे सरकार द्वारा सरकारी भूमि में सम्मिलित कर दिया जाता है या उसे इस नाम से जाना जाता है केसर ए हिंद या केसर ए हिंदी भूमि। ठीक, उसकी हिंदी नहीं होगा, केसरे हिंद होगा, ये केसरे हिंद। उसके बाद नेक्स्ट आपका है संचायत भूमि। संचायत आपको पता होगा, संजायत भी बोलते हैं पहाड़ों में, संजायत। संजायत मतलब इकट्ठा, सामूहिक। ठीक, तो संजायत का अर्थ है सामूहिक। यह भूमि संपूर्ण गांव की सामूहिक भूमि होती है। इस भूमि का बंटवारा नहीं किया जाता। विभिन्न धार्मिक कार्यों, उत्सवों, पर्वों या अन्य किसी प्रयोजन के लिए संजायत भूमि का प्रयोग, संजायत भूमि का निर्माण किया जाता था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं बेना भूमि। यह गांव के किनारों की भूमि थी जिसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु नहीं किया जाता था। इस भूमि को अंग्रेजों द्वारा किस नाम दिया गया, वेस्टलैंड। तो बेना भूमि का एक नाम और है वेस्टलैंड। जब ब्रिटिश सरकार को उत्तराखंड में चाय की अपार संभावनाएं दिखने लगी तो सरकार ने कृषकों को यह भूमि निःशुल्क देना आरंभ कर दिया। इस निःशुल्क भूमि को फ्री सैंपल टेस्ट भी कहा जाता था। तो ये याद रखना, फ्री सैंपल टेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, बेना भूमि भी पूछा सकता है, वेस्टलैंड भी पूछा जा सकता है। तो तीनों इसमें आपके इंपॉर्टेंट है। बेना भूमि का एक नाम और क्या है, वेस्ट लैंड। दूसरा, ये जो प्रोसेस पूरी है, इसको जो निःशुल्क भूमि का देना जो प्रोसेस है, इसको प्री सैंपल टेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मुआफी। मुआफी जो है ये भूमि दान के रूप में दी गई भूमि होती थी। यह मुख्यतः किसको दी जाती थी, ब्राह्मणों को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मुआफी किसे कहा जाता था। मुआफी जो है भूमि दान के रूप में दी गई भूमि, और किसको दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों। नेक्स्ट आपका है खाम। खाम जो है एक स्थायी भूमि व्यवस्था थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों के शासन काल में खाम पर ब्रिटिश राजघरानों का पूर्ण अधिकार स्वीकार किया जाता था। अतः इस भूमि पर रहने वाले लोगों पर लोगों को तुलनात्मक रूप से अधिकार बहुत कम प्राप्त होते थे। इस भूमि की व्यवस्था जो थी वो सुपरिटेंडेंट के अधीन थी। तो याद रखना, खाम भूमि किसे कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है नायाबाद भूमि। यह आबाद की गई बेना भूमि। आबाद की गई बेना भूमि को क्या कहेंगे हम, नायाबाद भूमि। उसके बाद है गौचर भूमि, ये आपको पता होगा, पशुओं को चरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो भूमि थी इसको कहा जाता था गौचर भूमि। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बीसी भूमि। 20 नाली भूमि को याद रखना, 20 नाली भूमि को क्या कहा जाता था, बीसी नाली। कभी आपसे प्रश्न आ सकता है बीसी जो है, जो बीसी भूमि किसको कहा जाता है, 20 नाली, 10 नाली, 30 नाली, 40 नाली। यह लगभग जो है 1 एकड़ भूमि के क्या होती थी, बराबर होती।
उसके बाद आपको रौत, रौत आपको पता होगा, युद्ध में वीरता प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को जो है भूमि उपहार के रूप में दी जाने वाली भूमि क्या कहला रही थी, रौत। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मरौत भूमि। युद्ध में जो वीरता प्रदर्शन करता था उसको रौत के रूप में दी जाती थी, लेकिन जिस सैनिक को वीर गति प्राप्त हो जाती थी, जिस सैनिक को वीर गति प्राप्त हो जाती थी, तो उसके बाद जो है परिवार को जो भूमि दी जाती थी, उसके परिवार को, उसको क्या कहा जाता था, मरौत भूमि उसको कहा जाता था। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद पाल भूमि जो है, जिसे राजा जो है अपने निजी उपयोग के लिए आरक्षित करता था, उसे क्या कहा जाता था, आपका पाल भूमि। उसके बाद नेक्स्ट आपका है तैल भूमि। तैल भूमि जो है ऐसी भूमि होती थी जहां धूप जो है पर्याप्त मात्रा में आती थी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सैल भूमि। सैल भूमि जो ऐसी भूमि होती थी जहां धूप जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं आती थी। तो कभी हिंदी में विलोम भी पूछ सकता है, सैल का विलोम क्या होगा, आपका तैल। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौर भूमि। चौर नाम से पता लग रहा है ये आकार क्या होता था, चौकर होता था, इसे चौर भी कहा जाता था या इसे थप्पड़ भी कहा जाता था। चौर, चौकोर या थप्पड़, चौर, चौकोर या थप्पड़। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है कराल तथा सैंड। पर्वतीय क्षेत्र में जो है अधिकांश भूमि जो होती थी नीची होती थी। ऐसी भूमि जो ढालदार होती थी उसे क्या कहते थे हम, कराल। यानी ढालदार भूमि को क्या कहा जाएगा, कराल कहा जाएगा। इसे रैलो भी कहा जाता है, कराल या रैलो, कराल, रैलो या सैंड। तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, रैलो। यानी ढालदार भूमि को क्या कहा जाएगा, कराल या सैंड। इस प्रकार ऐसी भूमि जो समतल होती थी उसे क्या कहा जाएगा, सैंड। ठीक, दोबारा देख लो। जो अधिकांश भूमि जो नीची होती थी, ऐसी भूमि जो ढालदार होती थी, उसको क्या कहते थे, कराल या रैलो। ठीक, लेकिन ऐसी भूमि जो समतल होती थी उसको क्या कहेंगे हम, सैंड। तो कराल का जो उल्टा होगा, कराल का जो विलोम होगा वो क्या कहा जाएगा, सैंड कहा जाएगा। ठीक है, ढालदार भूमि कहा जाएगा कराल या रैलो, या आपका जो है जो समतल भूमि होगी उसको क्या कहा जाएगा, सैंड। नेक्स्ट आपका है कृषि संबंधित कुछ शब्दावलियां। पहला है बांध। पर्वतीय क्षेत्रों में हल चलाने के पश्चात मृदा की प्रकृति के कारण इसे जो है 3 बार इसकी जुताई की जाती थी, जिसे प्रथम जुताई को क्या कहा जाता था, बांध। जब भूमि को दूसरी बार जोता जाता था तो उसे क्या कहते थे, उखेलड़। उसके बाद अगर हम बात करें मानड़, मानड़ मतलब होता है मनना भी होता है, पता होगा आपको ये। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे काट कर खलिहान में लाया जाता है और उसकी मड़ाई की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में इसको ही क्या कहा जाता है, आपका मानड़ या मड़ाई। उसके बाद आपका है फटकून। क्या है, देखो फटकून का मतलब होता है फटकना। आप सभी के घरों में फटकने का कार्य होता होगा। इस प्रक्रिया में जो है अनाज को एक सूपे में रखकर हिलाया जाता है तथा उससे भूसा क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, बतून भी कहते हैं। इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फटकून का एक और अर्थ है आपका है बतून। फटकून सबको पता होगा, वो हो सकता है बतून डेटे। उसके बाद आपका है कुटन। पर्वतीय क्षेत्रों में घर के आंगन में छेद कर ओखल का निर्माण किया जाता है। मूसल की सहायता से ओखली में अनाज को काट कर उसका दाना अलग क्या कहते हैं, कुटन। सबको पता होगा। उसके बाद आपका है खौ। वैसे तो स्थानीय भाषा में जो है आंगन को क्या कहा जाता है, खौ कहा जाता है, लेकिन कृषि संबंधित क्रियाओं में इसका अर्थ क्या होता है, भिन्न। यानी खौ का एक अर्थ क्या होता है, आपका आंगन। ठीक, दूसरा अर्थ क्या है, कृषि उपज को एकत्र करने के लिए खेत के एक स्थान को सर्वोत्तम क्या बनाया जाता है, समतल, और फिर इसे गोबर से लीप कर सुखाया जाता है। तत्पश्चात इसमें अनाज एकत्रित किया जाता है। तो इस खेती के भाग को क्या कहा जाता है, आपका खौ। खौ के दो अर्थ हैं, एक तो आंगन, और कृषि कार्य के लिए तैयार किया गया, कृषि जो पक्की फसल तैयार हो जाती है उसको लिए तैयार किया गया एक समतल जो भूमि है उसको क्या कहा जाएगा, खौ कहा जाएगा। ठीक, तो ये आज छोटा सा वीडियो था। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो एक टेलीग्राम लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, साथ ही में जो है हमारी अगर आपको क्लासेस वगैरह चाहिए तो इस दोनों नंबर पे आप संपर्क करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लासेस की डिटेल जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।